ये है 1960 सिंगापुर और ये है आज के टाइम का 2024 का सिंगापुर। लेकिन सिंगापुर इस हालत से और इस हालत में पहुंचा कैसे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। यह है इंडिया का मैप और इंडिया के मैप से इस दूरी पर है सिंगापुर और ये इतना छोटा है कि अगर आप वर्ल्ड मैप से जूम भी करोगे तब भी आपको सिंगापुर क्लियरली नहीं दिखेगा। और जब आप यहां पे जूम करोगे तो ये दिखेगा आपको सिंगापुर और इसके आसपास 64 आइलैंड्स हैं। कुछ इसमें नेचुरल भी हैं और कुछ इन्होंने आर्टिफिशियली बनाए हैं। और सिंगापुर एक सिटी स्टेट है, सिंगापुर एक कंट्री है, इसके अंदर कोई सिटी नहीं है। ये अलग अलग रीजन्स में डिवाइड है, जैसे वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट। सिंगापुर का पूरा एरिया 719 स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया से 4571 टाइम्स छोटा। ये इसके बगल में मलेशिया है और ये पूरा इंडोनेशिया है। और सिंगापुर की जो लोकेशन है इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए, ये है मलक्का स्ट्रेट और ये है सुंडा स्ट्रेट। ये इंडिया ओशन और साउथ चाइना सी को एक साथ जोड़ती हैं। और जब कोई भी जगह दो अलग अलग सी से फिर दो अलग अलग वाटर बॉडीज को जोड़ती है तो उस जगह को हम कहते हैं स्ट्रेट। और ये नहीं, आज के टाइम पे ये रूट इतना इंपॉर्टेंट है, ये जब स्टार्टिंग में 7th सेंचुरी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट रहा है, क्योंकि इसी रास्ते से ईस्ट एशिया से वेस्ट एशिया सामान जाया करता था। उस टाइम पे कोई भी पोर्ट्स वगैरह यहाँ पर नहीं थे, लेकिन सुमत्रा और पलेमेंकेर जो राजा था, जिनका नाम था दामुंत्रा श्री, वो आने वाली शिप से टैक्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। फिर धीरे धीरे टाइम जाते जाते इनका यहाँ से कंट्रोल हटता है और राजा आते हैं। और ऐसे ही एक राजा थे राजकुमार संगीला। तो उस टाइम पे जब इनका टाइम चल रहा था तो ऐसे ही एक जगह शिकार करने गए थे। दूर से एक आइलैंड दिखता है जो कि इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो ये उस जगह चले जाते हैं और इनके साथ ही बताते हैं कि इस एरिया को तमाशेक कहते हैं। और इसी पार्टिकुलर जगह पे इन्हें ऐसा जानवर दिखता है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। और जो वहां के लोग होते हैं वो राजा को बताते हैं कि ये जानवर शेर यानी कि सिंह कहलाता है। जब से राजा उस जगह का नाम सिंगापुर रख देता है। आगे जाके लोग इसे सिंगापुर बोलने लग जाते हैं, मतलब लायन सिटी। और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो जो सिंगापुर का नेशनल सिंबल है वो एक लायन ही है। डे बाय डे क्या होता है कि इस रूट की इंपोर्टेंस ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट हो जाती है। और लोगों को समझ आना स्टार्ट हो गया था कि जो भी इस पर्टिकुलर एरिया पर कंट्रोल करेगा उस पर बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है। और ये 1509 से 1511 तक पोर्टुगीज ने इस मलक्का स्टेट पे पूरा कब्जा कर लिया। और मलक्का स्टेट के रीजन में इन्होंने छोटे मोटे सी पोर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। सी पोर्ट से मदद ये होती है कि जो लंबे टूर पे शिप्स ट्रैवल करते हैं उन्हें कोई रुकने की जगह मिल जाती है और फ्यूलिंग वगैरह के लिए भी एक स्पेस मिल जाता है। और ईयर 1603 में डच कंपनीज पोर्टुगीज कंपनीज को हरा के इस रीजन पे कंट्रोल पा लेती हैं। और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंडिया में तो पैसा बना ही रही थी और ट्रेड करने के लिए इन्हें भी इस रूट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी और वो भी इस रूट को सिक्योर करना चाहती थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी डच लोगों से डायरेक्ट फाइट नहीं करना चाहती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, जो स्टेट ऑफ मलक्का होता है उसे तो डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ देती है। लेकिन जनवरी 1819 में अपने ब्रिटिश ऑफिसर थॉमस स्टैमफोर्ड को स्टेट ऑफ मलक्का के इधर सिंगापुर में भेजती है और जोहर के सुल्तान इसे कंट्रोल करते थे। 6 फरवरी 1819 को एक ट्रीटी साइन करवाती है और उस ट्रीटी में बेसिकली ये था कि 8000 स्पेनिश डॉलर्स में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंगापुर खरीद लिया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिंगापुर पे कुछ भी कर सकती है। यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को तो सिंगापुर मिल जाता है और डच लोग जो होते हैं वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे ही अपना राज करते हैं। और जिस ऊंचाइयों पे सिंगापुर आज पहुंचा है उसकी तारीफ मोदी, जैक मा और बिल गेट्स जैसे बड़े लोगों ने भी की है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और डच कंपनी में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों चाहते हैं कि जो भी ट्रेड्स के ज्यादा से ज्यादा शिप्स हैं ये इनके रीजन में रुके, मतलब जिससे ना ज्यादा प्रॉफिट का फायदा हो। और इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, सिंगापुर में बड़े बड़े पोर्ट्स डेवलप करना स्टार्ट कर देती है। इससे क्या होता है, सिंगापुर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम स्टार्ट हो जाता है। और कंपटीशन में डच को हराने के लिए ये अलाउ करते हैं कि सिंगापुर फ्री पोर्ट कहलाएगा, मतलब इस पे जो भी शिप्स आएंगे उन्हें कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और ऐसा सुनने के बाद जो बाकी कंपनीज के शिप्स थे वो इस पोर्ट पे जाना आना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्ट्रेटजी ये थी कि चाहे शिप्स आए उनसे हम टैक्स ना ले, हमारा लॉस हो, लेकिन आने वाले टाइम में हम इनसे मोटा पैसा कमाएंगे। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फायदा और था, ये जो सिंगापुर पोर्ट था इसका कोस्टल स्लोप बहुत अच्छा था। अगर ये स्लोप खराब होता है तो शिप्स को आने में मुश्किल होती है, लेकिन ये स्लोप एकदम परफेक्ट था तो यहाँ पे शिप्स को आने में भी आसानी होती थी। इस वजह से इंडिया, चाइना, मलेशिया हर तरफ से लोग इस पोर्ट पे आना स्टार्ट कर देते हैं। सिंगापुर जो कि एक सुनसान टापू था, उस पोर्ट पे चाइना, मलेशिया और इंडिया की पॉपुलेशन आना स्टार्ट कर देती है। और जब यहाँ पे पॉपुलेशन आना स्टार्ट कर देती है उसमें दिक्कत ये थी कि यहाँ पे कोई भी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, मतलब कोई भी एक पार्टी जो सिंगापुर को अच्छी तरह से मैनेज कर सके, रूल कर सके। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ के लोग जो रह रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं था। और क्योंकि यहाँ पे ढंग का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था तो यहाँ पे इलीगल काम होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो सिंगापुर पोर्ट था वो अपने काम की वजह जो इलीगल एक्टिविटीज वहां पे होती थी उसकी वजह से फेमस होना स्टार्ट हो जाता है।
अलग अलग कंट्री से लोग यहाँ पे आके अफीम का नशा करते थे, जुआ खेलते थे और अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज करते थे। और सिंगापुर में हाल ये हो गया था कि जैसे कि हम इंडिया में लोगों से चाय पूछते हैं, चाय ऑफर करते हैं, वहां पे लोग एक दूसरे को अफीम ऑफर करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसके बाद एक ऐसी चीज होती है जिसके बाद सिंगापुर की सिचुएशन थोड़ी ठीक होती है। नवंबर 1869 में जो इजिप्ट का स्विस कैनाल होता है वो ओपन हो जाता है, और जब स्विस कैनाल ओपन हो जाता है तो ट्रेडर्स ये वाला रूट यूज करते हैं जो कि उन्हें छोटा पड़ता है। तो इंग्लैंड से चाइना का रूट 7000 किलोमीटर कम हो गया था, और इसकी वजह से मलक्का स्ट्रेट के पास जो सिंगापुर था इसकी इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और सिंगापुर में मैन पावर की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इतनी सारी सिचुएशन को देख के। और सिंगापुर के आसपास के देशों से सारे लोग काम करने सिंगापुर आना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सिंगापुर की पॉपुलेशन भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से ब्रिटिश सरकार ने भी वहां पे अलग और लोगों की जरूरत के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ा। लेकिन ईयर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाती है। इससे सिंगापुर को कुछ लेना देना तो नहीं था, लेकिन इसमें इन्वॉल्व था, और इस वॉर की वजह से ग्लोबल ट्रेडिंग बहुत ज्यादा कम हो गई थी, जिसकी वजह से सिंगापुर का बहुत ज्यादा भारी नुकसान होता है। उस सिंगापुर पे जिस हिसाब से लोग अलग अलग तरह के काम करते थे और अपना पेट भरते थे, उनकी भी काम की किल्लत हो गई। खाने पीने का सामान भी नहीं बचा था, लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो गए थे, और पूरे वर्ल्ड में स्पेनिश फ्लू भी फैल गया था, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। इसी वजह से सिंगापुर के लिए हालत और ज्यादा मुश्किल हो गई थी, और ईयर 1930 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी स्टार्ट हो गया था। और इस वर्ल्ड वॉर में जापान और ब्रिटेन एक दूसरे के अगेंस्ट में थे। तो जापान ने क्या किया 8 फरवरी 1894 को, तो जापान ने क्या किया 8 फरवरी 1942 को सिंगापुर पे हमला कर दिया, जिसके 7 दिन बाद जापान आ रहे ब्रिटिश की आर्मी को सिंगापुर में मारती है, और उस मारकाट करने के बाद भी जो वहां के लोग थे उन्हें भी मारती है, और जो आम लोग थे सिंगापुर के उन्हें भी मारना स्टार्ट करती है, और अलग अलग टॉर्चर्स करे जा रहे थे, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था। और उस टाइम पे जो सिंगापुर की हालत थी उसे देख के कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता कि सिंगापुर आने वाले टाइम में इतना अमीर बन जाएगा। और इसी टाइम पे अगस्त 1945 में अमेरिका जापान पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा देता है, जिसकी वजह से जापान का बहुत ज्यादा नुकसान होता है और जापान सिलेंडर कर देता है और सिंगापुर को भी छोड़ के चला जाता है, जिसके बाद ब्रिटिशर्स दोबारा सिंगापुर में बैठ जाते हैं। और इस बार जब ब्रिटिशर्स दोबारा सिंगापुर में आए थे तो उन्होंने कुछ चेंजेस किए। उन्हें ये चीज समझ में आ गई थी कि अगर सिंगापुर में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तो चीजें ढंग से काम नहीं करेगी, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन बनाया और सिंगापुर के लोगों को सेल्फ गवर्नेंस दे दी। अब सिंगापुर के लोग खुद डिसीजंस ले सकते थे और अपना लीडर चूज कर सकते थे। और अब ईयर 1959 के अंदर सिंगापुर में जनरल इलेक्शंस करवाए जाते हैं, और ली क्वान यू पीपल्स एक्शन पार्टी बना के इलेक्शंस में उतरते हैं, और 51 में से 43 सीट्स ली को मिलती हैं, और वो सिंगापुर को एक पीएम बनते हैं। और यही वो आदमी था जिसने सिंगापुर की काया पलट कर दी। जिस तरफ ब्रिटिश कंपनी से पोर्ट से पैसा बना रही थी, उस तरफ ली ने सिंगापुर की काया पलट कर दी थी, जिसकी वजह से आज की तारीख में भी इन्हें फाउंडिंग फादर कहा जाता है सिंगापुर का। और ये सारी चीज उन्होंने बहुत एक यूनिक तरीके से करी, जिसे लोग आज तक भी पकड़ नहीं पाते। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सिंगापुर की लोकेशन बहुत ज्यादा अच्छी थी, इस वजह से इतना बड़ा सिंगापुर बन पाया, क्योंकि सिंगापुर के आसपास जो भी कंट्रीज जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, इनकी भी लोकेशन बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन उतना सक्सेस इन कंट्रीज को नहीं मिला जितना सिंगापुर को मिला, क्योंकि सिंगापुर में प्राइम मिनिस्टर ली ने ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करी जिसकी वजह से सिंगापुर इतना बड़ा बन पाया। और उन्होंने ऐसा क्या क्या किया वो भी डिस्कस करते हैं। ली क्वान यू को ये पता था कि अगर सिंगापुर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो तो सिंगापुर बचेगा ही नहीं। और सिंगापुर में चाइनीज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, और सोवियत यूनियन, किंग्स चाइना, इनकी नजर भी सिंगापुर के ऊपर थी, और ये चाहते थे कि जो सब इलेक्शंस हो रहे हैं ये सबको हटा के वन पार्टी गवर्नमेंट सिंगापुर में लाई जाए। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए ये तो एक चैलेंज था ही, उससे ज्यादा बड़ा चैलेंज था झुग्गी झोपड़ियां, स्लम्स जो सिंगापुर में बन रहे थे। क्राइम, भुखमरी, अफीम के अड्डे, ये सारी प्रॉब्लम्स पीएम के सामने थी। और जो सिंगापुर की पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। तो सबसे पहला कदम ली ने ये उठाया कि सारी पॉपुलेशन को एक साथ जोड़ा जाए, और पीएम बनते ही इन्होंने सिंगापुर का नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम बनाया। और इन सारी चीजों से निपटने के लिए पीएम ली क्या करता है 1960 में जो 70% आबादी इनकी झुग्गी झोपड़ी में रहती थी उसे खत्म करने के लिए हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड HDB बनाया। इन्होंने क्या किया कि बड़ी बड़ी जमीन खरीद के उसमें बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया, और झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को बहुत ही सस्ते पैसों में मकान देने स्टार्ट किए, और जो पढ़ने वाले लोगों को फंड्स देने स्टार्ट किए। और ये जो फंड था ये रिटायरमेंट के बाद ही इन्हें मिलता था। इससे हुआ है कि जो भी झुग्गी झोपड़ियां थी वो अब बिल्डिंग्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। और इन्हें पता था कि जो अगर ये रिलीजन की इक्वालिटी है, अगर इसे खत्म करना है तो इन्हें हर रिलीजन को मानना पड़ेगा, और हर रिलीजन को एक इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होगी। और अगर इसे खत्म करना है तो उसकी जो शुरुआत है वो स्कूल लेवल पे ही करनी होगी। और ली ने क्या किया, प्राइवेट स्कूल को बंद करके गवर्नमेंट स्कूल्स चलाने स्टार्ट कर दिए, और बहुत ही कम पैसों में गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफर किए स्टूडेंट्स को, जिसे देख पेरेंट्स ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल जिसमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिलती थी उनमें डालना स्टार्ट कर दिया। और इन स्कूल्स में भी गवर्नमेंट का यही फोकस था कि हर रिलीजन को इक्वालिटी मिले।
तो इन तरह का कल्चर उन्होंने स्कूल में डेवलप किया और जो टीचर्स थे उन्हें भी इसी तरह से इंस्ट्रक्ट किया। अब पीएम ने कंट्री को तो यूनाइट कर दिया, लेकिन जो इनकी इकोनॉमी थी सिर्फ टिन और रबड़ के बिजनेस पे टिकी हुई थी और सिंगापुर के अंदर कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं थी जिनके बेसिस पे अपनी जीडीपी को बढ़ा सके। और जो सिक्योरिटी थी वो भी ब्रिटिशर्स संभाल रहे थे, क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स चले जाते तो 2 मिनट में कोई भी देश सिंगापुर की पूरी एग्जिस्टेंस खत्म कर सकता था। और ये सारी चीजें एक्टिविटीज हो रही थी सिंगापुर के अंदर। पीएम ली को यही डर था कि अगर ये सारी एक्टिविटीज चल रही हैं लेकिन अगर करप्शन खत्म नहीं हुआ तो ये सारी की सारी धरी की धरी रह जाएंगी। और इसको लेके जून 1960 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लाया गया, जिसकी वजह से अगर कोई भी बंदा करप्शन में पकड़ा जाता है तो $1 लाख तक का फाइन या फिर 7 साल तक की जेल उसे हो सकती है। और इन करप्शन की जांच वगैरह के लिए CPIB करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन बनाई गई और इस पूरी ब्रांच को गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर रखा गया। उन्होंने ईयर 1961 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड सिंगापुर बनाया गया, क्योंकि सिंगापुर को पता था कि हमारे पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिंगापुर में करवाएंगे तो हम अच्छी जीडीपी बना सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रूल पास किया कि कोई भी कंपनी बाहर से सिंगापुर में अपनी फैक्ट्री सेटअप करती है तो वहां पे उन्हें बहुत से तरह के टैक्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे और अलग अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देती है। तो पीएम ली जो थे वो इतने छोटे छोटे स्टेप्स तो ले रहे थे, लेकिन साथ साथ पैरेलली वो मलेशिया से भी मीटिंग्स कर रहे थे कि वो चाहते थे कि मलेशिया कैसे ना कैसे करके सिंगापुर को अपना एक स्टेट बना ले। उनका मेन एम ये था कि सिक्योरिटी का ये झंझट खत्म हो जाएगा। सिंगापुर अगर मलेशिया से मिल जाएगा तो उसकी ग्रोथ भी सिंगापुर के साथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। 1961 में मर्जर रेफरेंडम कराया गया, जिससे वो लोगों की राय जानना चाहते थे कि क्या सिंगापुर को मलेशिया में मिलाया जाए या फिर नहीं। और इसमें लोगों ने मलेशिया को सिंगापुर के साथ जोड़ने के लिए वोट किया और इसके बाद सिंगापुर का मर्जर हो जाता है और मलेशिया की स्टेट सिंगापुर बन जाता है। और 16 सितंबर 1963 को सिंगापुर ऑफिशियली मलेशिया का एक स्टेट बन जाता है। अब क्या होता है, 1 मार्च 1964 को सिंगापुर जो था मलेशिया का पार्ट बन चुका था। कहते हैं कि मलेशिया में आने वाले जो जनरल इलेक्शंस हैं उसमें वो अपनी पार्टी के साथ इलेक्शंस में खड़े होंगे। और ये पहली बार था जिसमें मलेशिया की गवर्नमेंट थी उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सिंगापुर जो था उसमें मालियन और चाइनीज दोनों पॉपुलेशन थी। और इससे मलेशियन गवर्नमेंट को ये लगना है कि जो सिंगापुर की पॉलिटिकल पार्टी है ये इलेक्शंस में घुस के ज्यादा वोट के साथ जीत ना जाए और सारा कंट्रोल खुद ना ले ले। 21 जुलाई 1964 को मलेशियन मुस्लिम्स जो थे वो हजरत मोहम्मद का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और इसी टाइम पे जो सिंगापुर के अंदर चाइनीज मुस्लिम थे उनके साथ लड़ाई हो जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि दंगे हो जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है और 454 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। और बात यहाँ पे नहीं रुकती, 1 महीने बाद फिर से मालियन और चाइनीज लोगों के बीच लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये सारी चीजें मलेशिया में डिस्कस होनी स्टार्ट हो जाती है तो मलेशियन गवर्नमेंट आती है और ली से कहती है जो मलेशिया है वो मालियन लोगों का, आप मालियन लोगों को फेवर करो, चाइनीज लोगों को नहीं। और इसके रिप्लाई में ली कहता है कि मैं तो स्टार्टिंग से ही हर रिलीजन को यूनाइट करने का ट्राई कर रहा हूं, तो मैं ये स्टेप नहीं लूंगा। और यहाँ पे मलेशियन गवर्नमेंट जो थी उसे ये चीज समझ में आ गई थी, उन्होंने सिंगापुर को जोड़ के अपने साथ एक गलती कर दी है, क्योंकि ये हमारी बात नहीं सुन रहे और आगे जाके हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट खराब हो सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ली और सिंगापुर के जो बाकी लीडर्स होते हैं उन्हें जेल में डाल देते हैं। उस टाइम बाद जो मलेशिया के पीएम थे वो इन सबको रिलीज कर देते हैं और सिंगापुर को मलेशिया से बाहर कर देते हैं, जो स्टेट बनाया था उसे निकाल देते हैं। और अब सिंगापुर के पीएम को ये बात समझ में आ गई थी कि उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, उन्हें कोई भी बचाने नहीं आएगा। फिर 18 जुलाई 1967 को कि साउथ ईस्ट इंक्लूडिंग सिंगापुर यहां से ब्रिटिश लोग निकल जाएंगे और जितने भी सैनिक है उन्हें वापसी बुला लेंगे और ईयर 1970 तक साउथ ईस्ट से अपनी सारी आर्मी ये वापस बुला लेते हैं। और ये जो चीज थी इसे लेके ली के साथ जो बाकी लोग थे सिंगापुर के वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी थी वो सिंगापुर को सिक्योरिटी नहीं बल्कि साथ में एम्प्लॉयमेंट भी देती थी और पीएम ली के पास कोई ऐसा इमीडिएट ऑप्शन नहीं था जिससे वो इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। ली जो होता है वो लंदन जाके बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करता है, लेकिन उनकी सारी बातें फेल हो जाती है। और ये सारी चीज देखते देखते सिंगापुर की हालत और ज्यादा खराब होना स्टार्ट हो जाती है। इनके पास सिर्फ 1000 लोगों की 2 बटालियंस थी, 2 शिप्स थे और एयर फोर्स तो थी ही नहीं, लेकिन फिर भी जैसे जैसे अपनी आर्म फोर्स बना के आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद ली के सामने डू और डाई वाली सिचुएशन थी। ली बैक टू बैक स्टेप्स लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये करते हैं, जो साउथ ईस्ट कंट्री थी उनसे बैक टू बैक बात करते हैं, जिसमें सिंगापुर के साथ थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस ये सब एक साथ हो जाते हैं। ये सारे लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें और एक दूसरे का ट्रेड करें। जिससे नेक्स्ट स्टेप ये लेते हैं, जून 1968 में JTC जुरगांव टाउन कॉर्पोरेशन बनाते हैं। सिंगापुर के वेस्ट एरिया को कहते हैं। इस एरिया को डिसाइड करते हैं कि इस एरिया को ये इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। जो बाहर की कंट्रीज है वो यहाँ पे आएंगी और अपनी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करेंगी। क्वेश्चन ये होता है कि बाहर की कंपनीज है वो सब चीज छोड़ के यहीं पे आके अपनी कंपनी क्यों सेटअप करेंगी। अब देखिए जो सिंगापुर के पीएम ली थे उन्होंने बहुत सारे ऑफर्स निकाले थे। कई इंडस्ट्रीज को उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया, जिसमें कंपनीज को स्टार्टिंग में 1-2 साल तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा मोटा टैक्स ये उनसे चार्ज करेंगे। और इसके साथ साथ ऐसे लेबर्स लो कर दिए जो पूरी दुनिया में कहीं में नहीं थे और सब कुछ कंपनी के फेवर में था। तो सिंगापुर की लेबर थी उसका कंट्रोल भी कंपनी के पास ही रहेगा। बैक टू बैक मीटिंग्स करके USA, जापान, हांगकांग, ताइवान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया
और यूरोपियन देश की जो भी कंट्री थी उनसे मीटिंग्स करते हैं और उन सबको मनाए थे सिंगापुर में अपनी कंपनी सेटअप करने के लिए। और सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर 250 से भी ज्यादा कंपनी सिंगापुर में सेटअप हो जाती हैं और सिंगापुर में 32,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं। इसके बाद भी उन्होंने बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री सेटअप करी और इस हिसाब से सेटअप करा कि सिंगापुर वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग सेंटर भी बन गया। अब ईयर 1970 आते आते ली जो चाहते वो सब इन्होंने अचीव कर लिया था, क्योंकि ईयर 1970 आते आते सिंगापुर में एक भी आदमी अनएम्प्लॉयड नहीं बचा था और अब इतनी जॉब सिंगापुर में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है कि बाहर से लोग को बुलाना पड़ता था सिंगापुर में जॉब करने के लिए। सिंगापुर का जो जीडीपी ग्रोथ रहता है वो 13.9% से ग्रो होता है, जो कि इंडिया के कंपैरेटिवली 3 गुना ज्यादा था। लेकिन अब टाइम था सिंगापुर का दुनिया के सबसे अमीर देशों में आने का। अब सिंगापुर में इतना ज्यादा काम हो गया था, बाहर से लोगों को बुलाने के बाद भी काम मैनेज नहीं हो पा रहा था। लोग ओवरटाइम करने के बाद भी जो ऑर्डर्स थे उनकी डिलीवरी अचीव नहीं कर पा रहे थे। तो ली डिस्कस करते हैं कि अब हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे मेहनत कम लगे और पैसा ज्यादा आए। तो ली कहते हैं कि आप कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाओ जिससे जो टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्रीज है जैसे कि मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, कंप्यूटर पार्ट्स, फार्मा बेस्ड कंपनीज, इनके एम्प्लॉइज ज्यादा हो और इनका काम ज्यादा बने, क्योंकि इसमें मेहनत कम होती है और पैसा ज्यादा आता है। और कुछ टाइम इसमें काम करने के बाद ईयर 1973 इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड था ईडीबी अनाउंस करता है कि जो इन्वेस्टर सिंगापुर में हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सेटअप करेगा उन्हें 5 साल तक सिंगापुर के अंदर टैक्स हॉलिडे दी जाएगी। मतलब 5 साल तक उन्हें टैक्स के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज उन्होंने बाहर की कंपनीज को तो ऑफर की थी, दूसरा खुद के देश में जो कंपनीज थी उन्हें भी ये चीज ऑफर करनी स्टार्ट कर दी और कंपनी सिंगापुर में आने लगी और स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड सिंगापुर में बढ़नी स्टार्ट हो गई। और बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के जो सिंगापुर में वर्कर्स है उन्हें जो मिल नहीं सकती थी, तो उसके लिए भी इन्होंने एमएनसीज के साथ मिलकर ज्वाइंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स खोले, जिसमें उन्होंने बिना थ्योरेटिकल नॉलेज के हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो होता है उसकी नॉलेज देनी स्टार्ट की। सिंगापुर दुनिया में सबसे ज्यादा बैंक ट्रस्ट देने वाले देशों में से भी एक हो गया। फॉरेन बैंक्स ने सिंगापुर बैंक्स में इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया कि सिंगापुर फाइनेंशियल हब बन गया। और इसके बाद भी जो ली थे वो रुकते नहीं है, वो कहते हैं कि अब हमें एक स्टेप और लेना होगा। इन्होंने नोटिस किया जो सिंगापुर में वर्कर्स है वो हाई टेक प्रोडक्ट्स तो बना रहे हैं लेकिन वो लो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मतलब उनसे प्रॉफिट कम आ रहा है। तो उनके साथ वो कहते हैं कि हाई टेक्नोलॉजी के साथ हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दो, कम मेहनत में और ज्यादा पैसा आए। जो पीएम ली थे उनका सपना था कि सिंगापुर को दुनिया की सबसे अमीर कंट्री बनाना है। अब आप सोचिए कि कुछ साल पहले 20 से 25 साल पहले जिस कंट्री में भूखमरी थी और अब ये इतनी बड़ी कंट्री बन चुकी है जिसमें स्किलफुल लेबर्स को उनकी स्किल्स के हिसाब से हाई सैलरीज ऑफर की। गवर्नमेंट ने अपने बजट में अलग से स्किल डेवलपमेंट फंड भी बनाया जिससे जो बड़ी टेक कंपनीज है उन्हें फंड्स दिया जा सके और इसकी वजह से सिंगापुर हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का किंग बन गया। और 1983 में आते थे हार्ड डिस्क जो कि कंप्यूटर्स वगैरह में यूज होती हैं उसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया। ये सब तो कर रहे थे, इनके साथ इन्होंने टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ब्रेन सर्विसेज ये सब भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। पीएम ली ने काफी सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि सिंगापुर बोटेनिक गार्डन, सेंटोसा आइलैंड, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, साइंस पार्क और इतने बड़े बड़े ना जाने कितने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंगापुर में बना दी, इससे पूरे वर्ल्ड में सिंगापुर का नाम हुआ। और आज के टाइम में बात करें तो सिंगापुर का नाम वर्ल्ड की सेफेस्ट, क्लीनेस्ट, रिचेस्ट कंट्रीज में गिना जाता है। 97% लिटरेसी के साथ टॉप कंट्री बनती है। वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट है। पर कैपिटा 1,27,606 यूएस डॉलर्स है। वर्ल्ड पे सेकंड नंबर पे आती है और एशिया में नंबर 1 नंबर। हर 6 आदमी से 1 आदमी करोड़पति है। और पिछले कुछ सालों में तो सिंगापुर का नाम एक्सपेंसिव कंट्रीज में भी आ गया। करप्शन और क्राइम यहाँ पे ना के बराबर है। यहाँ पे बिना पूछे वाईफाई कनेक्ट करने पे $2,000 तक का फाइन है। गंदगी फैलाने पे, च्युइंगम खाने पे, यहाँ तक कि पब्लिक टॉयलेट में फ्लश ना करने पे $150 तक का फाइन है और जेल की सजा भी हो सकती है। थोड़े से भी ड्रग्स के केसेस में पाए जाने पे $20,000 पेनल्टी या फिर 10 साल तक की जेल भी हो सकती है। आज के टाइम में ना जाने कितनी सारी कंट्रीज है जो सिंगापुर के सिस्टम को कॉपी करती हैं, लेकिन सिंगापुर के बराबर भी नहीं आ पाई, क्योंकि वो जो कंट्रीज है वो कोर पे फोकस नहीं करती। और कोर है लोगों की यूनिटी और जीरो करप्शन। ये थी एक कहानी सिंगापुर कैसे, जहां पे भूखमरी थी, खाना नहीं था, इतनी ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज होती थी, उससे वर्ल्ड की टॉप एक्सपेंसिव कंट्रीज में आ गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।